हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 क्लास 11 की पॉलिटिकल साइंस का, जिसका नाम है जी एग्जीक्यूटिव, और हम करने वाले हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो को शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन जो मेरे से बार बार पूछा जा रहा है, मैं उसका आंसर कर देता हूँ। बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कि सर आप ये जो क्लास 11 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना रहे हो, अगर हम सिर्फ यही देख कर जाएँ और चैप्टर में कुछ भी ना पढ़ के जाएँ, सिर्फ यही वाली वीडियो देख कर जाएँ, यही सारे के सारे क्वेश्चन कवर करके जाएँ, तो क्या हम पास हो जाएंगे? क्या हमारे 50% मार्क्स आ जाएंगे? देखो 50% तो बहुत छोटी बात है। मैं आपको बता दूं, आप 80 90% इवन 90% से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। और ये बात मैं कोई हवा में नहीं बोल रहा, ये बात मैं एक्चुअल फैक्ट के साथ बोल रहा हूँ। बट हाँ, उसमें एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जो भी क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर है ना, वो सारे के सारे वीडियो फॉर्मेट में देखे हुए होने चाहिए। पीडीएफ में आपको दे दूंगा, डोंट वरी, बड़े सारे के सारे क्वेश्चन वीडियो फॉर्मेट में देखे हुए होने चाहिए। इसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूँ। 2-3 रीजन है। पहला रीजन ये है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर हैं जो जरूरी नहीं है एकदम डायरेक्ट आए, कुछ क्वेश्चन थोड़े से घुमा के आ सकते हैं। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है व्हाट इज एग्जीक्यूटिव। आपको एग्जाम में आ जाएगा व्हाट इज द मेन रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव या व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, है ना। ये तो बहुत सिंपल चीज है, तो चलो आप लिख दोगे, बट आगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है। तो ऐसी कंफ्यूजन ना हो, इसी के लिए मैंने वीडियो बनाई है। और एक एक क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन और किस तरीके से पूछा जा सकता है। अलग अलग कम से कम 3-4 तरीके आपको बताऊंगा जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ताकि आपको एग्जाम में किसी भी टाइप की कोई दिक्कत ना आए, किसी भी क्वेश्चन को समझने में दिक्कत ना आए। पोल साइंस में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, ये जनरल एसएसटी की बात करूं, है ना, जिसमें हिस्ट्री भी आ जाती है, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि क्वेश्चन का मतलब ही समझ नहीं आता। ठीक है, तो फिर आंसर कैसे लिखोगे? तो इसलिए ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है, जिनके अंदर से ही 2-3 आंसर बन जाएंगे, 2-3 अलग अलग क्वेश्चन बन जाएंगे। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं। और 2-3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मेरे को लगता है 2-2 नंबर के आ सकते हैं, वो भी इस वीडियो में मैं आपको ओरली बताऊंगा। ठीक है, चलो, ताकि उसे बनाकर लिख कर आ सको। जो मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है, बट इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं उसको बिल्कुल लिखवा दूं और आपको लंबे लंबे पैराग्राफ लर्न करने के लिए दे दूं। तो मैं वो आपको ओरली बता दूंगा। ठीक है, चलो जी वीडियो शुरू करते हैं। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि मैंने सेम चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो हिंदी में भी बनाई है। तो अगर आपका कोई फ्रेंड है, जैसे मैं ये पीडीएफ दिखा देता हूँ, जैसे कि आपका कोई फ्रेंड है जिसकी पोल साइंस हिंदी में है, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो का, वो उनको सेंड कर देना। अगर वो बोले नहीं मेरे को चैप्टर कवर करना है, तो उनसे बोलो कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, चैप्टर अच्छे से कवर कर लो, लाइन पढ़ लो एक एक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उससे पहले ये वाले सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं जो इस वीडियो में दे रखे हैं, इस वीडियो को अच्छे से देख ले, एक एक क्वेश्चन अच्छे से रट ले, अच्छे से समझ ले। उसके बाद बुक पढ़ो, नोट्स पढ़ो, जो पढ़ना है पढ़ो। बट पहले इस वीडियो को देखने के बाद कम से कम अपने 70-80% मार्क्स जो है वो स्कोर कर लो कि जी हाँ 70-80% आ जाएंगे, बाकी जो भी पढ़ रहे हैं वो एक्स्ट्रा है। ओके, चलो जी हम शुरू कर देते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि जी व्हाट इज एग्जीक्यूटिव। ओके, तो एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, मैं आंसर पहले पहले आपको ये बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन कौन से तरीके से पूछा जा सकता है। मेन फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव, है ना, ऐसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन आपको। ओके, चलो, ये आपको थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेम द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट हु एग्जीक्यूट द लॉ। तो वो एग्जीक्यूटिव ही होता है। अब पहले तो एग्जीक्यूटिव की डेफिनेशन देख लेते हैं, एग्जीक्यूटिव होता क्या है। कि द एग्जीक्यूटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द 3 ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट के ना 3 ऑर्गन होते हैं। एक तो होता है लेजिस्लेचर, जिसमें हमारे पार्लियामेंट वगैरह आते हैं, मंत्री वगैरह बैठते हैं। तो लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ मेकिंग। देखो, एल से लेजिस्लेचर, एल से लॉ मेकिंग। तो लॉ मेकिंग काम जो होता है वो हमारे लेजिस्लेचर का होता है। उसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव, जो कि लिखा हुआ है। इनका काम जो होता है लॉ को एग्जीक्यूट करना होता है। देखो लास्ट लाइन ये लिखी हुई है, द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग द एग्जीक्यूटिव एंड एनफोर्सिंग द लॉ। लॉ को एग्जीक्यूट करना जो काम होता है वो हमारे एग्जीक्यूटिव का होता है। ठीक है जी। इसमें 2 तरह के एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो भी मैं आपको बता दूं। एक तो होता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जो एक बार जब बनते हैं ना तो फिर तब तक नहीं हटते जब तक वो रिटायर ना हो जाए, उनकी डेथ ना हो जाए, कुछ भी ऐसा, जैसे कि आईपीएस आईएएस, ये भी हमारे एग्जीक्यूटिव होते हैं। और इनको कहते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। क्या कहते हैं? परमानेंट एग्जीक्यूटिव। एक बार बनने के बाद ही हटते नहीं है ना, है ना। बेसिकली इन्हीं का काम होता है पॉलिसी वगैरह को इंप्लीमेंट वगैरह कराना। दूसरे हमारे एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक होते हैं जी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ऑल्दो इसका क्वेश्चन दे रखा है नीचे, आराम से एक क्वेश्चन दे रखा है पॉलिटिकल और परमानेंट एग्जीक्यूटिव में डिफरेंस, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं? ये वो एग्जीक्यूटिव होते हैं जैसे डिफेंस मिनिस्टर, ये मिनिस्टर, वो मिनिस्टर, वो हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में आते हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर वगैरह सारे के सारे हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में आते हैं। इनका टाइम पीरियड जो होता है ना वो फिक्स नहीं होता। ठीक है, जैसे कि मान लो ये 5 साल के लिए बनते हैं सिर्फ, 5 साल के बाद इलेक्शन होंगे, फिर चेंज हो जाएंगे, ये कोई और बन सकता है ना। तो इसलिए चेंज होते रहते हैं। बट परमानेंट एग्जीक्यूटिव एक बार बन जाते हैं तो मतलब मरने तक रहते हैं, आप कह सकते हो। ठीक है, चलो तो समझ आ गया। और जो जुडिशरी होता है, जुडिशरी का काम होता है जस्टिस वगैरह प्रोवाइड करना। 3 ऑर्गन समझ आ गए, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। और यही आपके एग्जाम में आ रही है, यही 3 चैप्टर आ रहे हैं ना।
तो द एग्जीक्यूटिव इज द वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द 3 ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। अदर ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इज लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, बता चुका हूं। द एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट इंप्लीमेंट द लॉ, लॉ को एग्जीक्यूट करना और उसको इंप्लीमेंट करना जो काम होता है वो किसका होता है, एग्जीक्यूटिव का होता है। पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना काम जो होता है वो एग्जीक्यूटिव का होता है। एग्जीक्यूटिव आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को देखना और डेवलपमेंट को और कंट्री के लोगों के वेलफेयर के बारे में देखना, ये काम होता है एग्जीक्यूटिव का। आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हो, पूरा का पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द टाइप ऑफ द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव के 3 टाइप होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये लिखे हुए आपके सामने। बट पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये क्वेश्चन और किस वे में पूछा जा सकता है। ये लिखा जी टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो पहला है जी पार्लियामेंट्री, दूसरा सेमी प्रेसिडेंशियल, तीसरा है जी हमारा प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो ये 3 टाइप ऑफ हमारे एग्जीक्यूटिव है। ओके, अब देखो मान लो आपको क्वेश्चन किस वे में पूछा जाएगा, आपको बोला जाएगा कि एक्सप्लेन द फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव सिस्टम, तो ये आपको पूरा का पूरा लिख देना है ना। आपसे पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन द फीचर ऑफ सेमी प्रेसिडेंशियल, है ना, सिस्टम, एग्जीक्यूटिव सिस्टम, तो आपको ये पूरा का पूरा लिख देना है। आपसे पूछा जाए कि प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव सिस्टम, तो ये पूरा का पूरा लिख देना है। आपसे मान लो डिफरेंस आ जाए कि पार्लियामेंट्री और सेमी प्रेसिडेंशियल में डिफरेंस बताओ, तो ये दोनों के दोनों लिख देने हैं। आपसे पूछा जाए सेमी प्रेसिडेंशियल और प्रेसिडेंशियल में डिफरेंस पूछा जाए, तो ये दोनों को देने लिख देना है। ऑल दो ये जो आपको डिफरेंस वाली बात है ना, ये मेरे को लगता है कि 2-3 डिफरेंस के लिए, क्योंकि मान लो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 3 डिफरेंस काफी नहीं है, तो इसके लिए मैं एक स्क्रीनशॉट जो है मतलब एक पेपर पे अलग से इनके डिफरेंस जो है वो लिखकर हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम अगर आपने नहीं करा तो ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम बेसिकली एक ऐप है, लैपटॉप पे भी ओपन हो जाती है, फोन में भी हो जाती है, जैसे कि मैंने देखो लैपटॉप में भी कर रखी है। तो आप जैसे ही टेलीग्राम पे सर्च करोगे ना मेन पॉइंट स्टडी, तो आपको ये मिलेगा। ऑल दो अलग अलग चैनल है, क्लास 10th का ज्वाइन मत कर लेना, उस पर 10,000 बच्चे तो हैं बट वो क्लास 10th के हैं। ये क्लास 11 के लिए, आर्ट्स के लिए मैंने अलग से बना रखा है। मेन पॉइंट स्टडी लिखोगे तो ऑप्शन आ जाएगा, बाकी मत करना। देखो जैसे ये हमारे कुछ प्यारे बच्चों ने बना रखे हैं, ठीक है, ये हमारे ओरिजिनल चैनल नहीं है, ये सारे के सारे ओरिजिनल चैनल है। तो इस पे आप सर्च करोगे मेन पॉइंट स्टडी आर्ट्स, तो ये आ जाएगा आपके पास। मैं डोंट वरी, डायरेक्टली पीडीएफ भी यहीं पर अपलोड कर दूंगा कुछ टाइम बाद, और बता दूंगा आपको कौन कौन से क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट चीजें लगती है यहीं पर बता दूंगा, तो इसको ज्वाइन कर लेना आप। आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हो। ओके, चलो जी अब हम कंटिन्यू कर लेते हैं। तो पहले तो पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव सिस्टम के बारे में देख लेते हैं। पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि इंडिया के अंदर जो एग्जीक्यूटिव यूज होता है ना, यानी कौन सा टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव होता है, तो इंडिया में मैं आपको बता दूं पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव होता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, पहली बात तो इसमें जो गवर्नमेंट का हेड होता है ना, उनको प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। आपको पता है जैसे इंडिया में जो गवर्नमेंट के हेड होते हैं, इस टाइम देखो जैसे कि बीजेपी के हेड कौन है इस टाइम, लेट्स अज्यूम वो हैं, जैसे मैं अभी 2022 में वीडियो बना रहा हूँ, तो इस टाइम जो है सेंटर के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो उनके जो आप कह सकते हो कि जो बीजेपी के लीडर हैं मोदी जी, वही है हमारे प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो इसमें यह है प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट्री में यही होता है कि जो गवर्नमेंट के हेड होते हैं उनको प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। ठीक है, और दूसरा इसमें क्या होता है कि ही इज द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द लेजिस्लेचर, यानी लेजिस्लेचर में पार्लियामेंट में यानी लोकसभा और राज्यसभा में जिस पार्टी में के ज्यादा मेंबर बैठे हुए हो वो उसी पार्टी से होते हैं। जैसे इस टाइम बीजेपी के बैठे हुए हैं, तो आपको पता ही है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो बीजेपी से ही है, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, ही इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर, यानी बाकी जो नेता है लेजिस्लेचर में, यानी हमारे पार्लियामेंट में और भी अलग अलग टाइप के नेता बैठे हुए होते हैं, कांग्रेस के बैठे हैं कुछ, है ना, कुछ आम आदमी पार्टी के बैठे हैं, कोई भी अलग अलग पार्टी है, बहुत सारी पार्टी है, उनके बैठे हुए हैं, तो वो अगर उनसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वो जवाब देना पड़ता है हमारे प्राइम मिनिस्टर को। तो ये एक तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट है कि दी हेड ऑफ द स्टेट में बी मोनार्क और प्रेसिडेंट, यानी जो गवर्नमेंट के हेड कौन होते हैं, वो तो होते हैं जी प्राइम मिनिस्टर, जैसे मैंने बताया नरेंद्र मोदी जी। बट अगर मैं बात करूं कि कंट्री के हेड कौन होते हैं, स्टेट के हेड कौन होते हैं, ठीक है, अब आप 11th में आ गए, आपको पता ही है स्टेट को कंट्री और स्टेट एक ही बात होती है। तो स्टेट के जो हेड होते हैं ना, उनको कहा जाता है या तो प्रेसिडेंट कहा जाएगा या मोनार्क, क्योंकि इंडिया में मोनार्क वाला सिस्टम नहीं है, राजा रानी वाला सिस्टम नहीं है। तो हमारे जो गवर्नमेंट, जो हमारे कंट्री के लीडर है ना, वो है हमारे प्रेसिडेंट। ये बात याद रखना, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर सारे के सारे काम तो प्राइम मिनिस्टर करते हैं, तो प्रेसिडेंट कैसे हो सकता है हमारे कंट्री के लीडर। नहीं जी, ऑफिशियल जो होते हैं वो प्रेसिडेंट ही होते हैं। मैं आपको बता दूं जितनी भी बड़ी बड़ी ट्रीटी संधियां साइन होती है ना, वो प्रेसिडेंट के नाम से ही होती है। आगे आते हैं जी सेमी प्रेसिडेंशियल। ठीक है, ये कहां पर है ये मैं आपको बता दूं, ये है जी हमारे श्रीलंका में। ठीक है, जैसे मैंने बोला डिफरेंस जो है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा। ठीक है, अब क्या है सेमी प्रेसिडेंशियल में क्या होता है कि हैज द प्रेसिडेंट एज द हेड ऑफ द स्टेट, जो प्रेसिडेंट होता है ना वो हेड ऑफ द स्टेट होता है, सेम ही पॉइंट है। जैसे कि श्रीलंका के अंदर जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है, और
जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, सेम बात लिखी हुई है। और जो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं ना वो रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर या अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। इसका मतलब है कि जो भी हमारे दूसरे पार्टी के जो भी लीडर होते हैं वो अगर प्राइम मिनिस्टर से या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कोई सवाल पूछते हैं तो उनको देना पड़ता है जवाब, है ना। अब देखो बात क्या है इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। इसमें क्या होता है, जो प्रेसिडेंट होता है ना वो डायरेक्टली लोगों द्वारा चुना गया होता है मैक्सिमम टाइम। इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ, जैसे लोगों ने डायरेक्टली वोट दिया तो पार्टी को वोट नहीं देते, वो प्रेसिडेंट को वोट देते हैं और डायरेक्टली प्रेसिडेंट चुनते हैं। अगर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर सेम पार्टी के हुए तब तो बल्ले बल्ले कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर दोनों अलग अलग पार्टी के हुए ना तो प्राइम मिनिस्टर की और प्रेसिडेंट की बिल्कुल बनती नहीं है, दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। ऑल तो जैसे मैंने बताया, दोबारा बता रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, कुछ ही टाइम में मैं इसका डिफरेंस का भी वो बात बता दूंगा मैं आपको। अब बात करते हैं प्रेसिडेंशियल की। ये बड़ा सिंपल है, ये है जी कहां पर, अपने यूएसए में, अमेरिका में, ठीक है। चलो इसमें क्या होता है कि प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होता है और गवर्नमेंट का भी हेड जो होता है वो प्रेसिडेंट ही होता है। जैसे कि इस टाइम जो है जो बाइडेन है, ठीक है। तो जो बाइडेन जो है अमेरिका के, तो जो बाइडेन जो है वो गवर्नमेंट के भी हेड है और वो क्या है, वो स्टेट के भी हेड है, अमेरिका के भी हेड है। जबकि इंडिया में अलग है, इंडिया में गवर्नमेंट के हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर, और स्टेट के यानी हमारी इंडिया के हेड कौन है, वो है जी हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी, ठीक है। चलो, और ही इज ऑल्सो दी हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ये हो चुका है। और मैं आपको बता दूं कि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है ना वहां पर लोग डायरेक्टली वोट देके अपने किसको चुनते हैं, प्रेसिडेंट को चुनते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में डायरेक्ट वोटिंग होती है, यानी जैसे इंडिया में होता है ना, इंडिया में आप वोट डालते हो तो वोट डाल के अपने एमपी को चुनते हो और जिस पार्टी के ज्यादा एमपी होंगे ना उसका पीएम बनेगा। बट ऐसा नहीं होता अमेरिका में। अमेरिका में डायरेक्टली आप अपने प्रेसिडेंट को वोट दे सकते हो, जो उनसा प्रेसिडेंट आपको अच्छा लगता है ना, जो बाइडेन अच्छा लगता है, डोनाल्ड ट्रंप, तो डायरेक्टली आप उनको वोट दे सकते हो, ठीक है। आपको कोई एमपी को नहीं, डायरेक्टली उन्हीं को वोट देना होता है, ओके। चलो जी, ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। तीसरा पॉइंट है कि ही इज नॉट अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। अगर लेजिस्लेचर कोई सवाल पूछे तो इसकी मर्जी है जवाब दे या ना दे, ये कोई अकाउंटेबल नहीं रहता, ठीक है। चलो जी, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई इंडिया अडॉप्टेड अ पार्लियामेंट्री सिस्टम। इंडिया ने पार्लियामेंट्री सिस्टम क्यों अपनाया। जैसे कि आपको पता है इंडिया ने जो है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया है, ये वाला। तो इंडिया ने पार्लियामेंट्री सिस्टम क्यों अपनाया है, ये सारे के सारे आपको रीजन लिखने हैं। को पहला पॉइंट है कि देयर वाज अ डिबेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं आपको बता दूं पहले तो इंडिया ने पार्लियामेंट्री सिस्टम क्यों अपनाया। देखो बात यह है कि आपको पता है अंग्रेज थे इंडिया के अंदर, तो उन्होंने ना दो एक्ट लेकर आए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 99 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। तो इन दोनों में ही ये दोनों के दोनों जो लॉ लेकर आए थे वो पार्लियामेंट्री सिस्टम पे बेस थे, ठीक है। तो उसका हमें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था, हमें पता था कि आप पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो इसलिए पहला रीजन ये था कि इसकी वजह से हमने इंडिया के अंदर इंडिपेंडेंस के बाद भी पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाना सही समझा, क्योंकि बेसिकली इसका हमें एक्सपीरियंस था, ठीक है। ये देखो ऑलरेडी एक्सपीरियंस ऑफ रनिंग पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसका एक्सपीरियंस था। ऑल्दो कुछ लोग उस टाइम प्रेसिडेंशियल सिस्टम के भी फेवर में थे, बट हमने इसको इसलिए चुना क्योंकि एक तो हमें इसका एक्सपीरियंस था और दूसरा रीजन ये है कि मैं आपको बता दूं कि आपने देखा होगा कि प्रेसिडेंशियल में ना प्रेसिडेंट के पास बहुत ज्यादा पावर होती है, वो लेजिस्लेचर को अकाउंटेबल नहीं होता, ये सारी की सारी चीजें। तो हमने सोचा कि यार अगर मान लो कोई भी प्रेसिडेंट बनता है वो अपनी मनमानी करता है तो ये बहुत दिक्कत हो जाएगी। बट पार्लियामेंट के अंदर देखिए तो ये अकाउंटेबल होता है पूरा का पूरा, है ना। पार्लियामेंट के अंदर जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है वो पूरा का पूरा अकाउंटेबल होता है। तो इसलिए हमने दूसरा ये रखा कि यार हमें क्या है कि जो भी प्रेसिडेंट होगा, ठीक है, सॉरी जो भी प्राइम मिनिस्टर वगैरह होगा, जो भी हमारा हेड होगा, उन पे चेक रहे, है ना, उनको अच्छे से लोगों की वो बात सुने और वो डिक्टेटर ना बन जाए, इसके लिए हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया, ओके। तो ये दूसरा रीजन है। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो, ठीक है। मैं आंसर को रीड कर दूंगा, इसका कोई फायदा होगा नहीं, बट आई होप आपको पता चल गया हो कि क्या दो है। वैसे आंसर मैं पीडीएफ दे ही दूंगा आपको, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। चौथा क्वेश्चन जो है ये हमारा, हाँ ये चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेरे को बहुत दुख होता है बताते हुए कि बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता कि इंडिया में प्रेसिडेंट बनने की का क्या क्वालिफिकेशन है। मान लो मेरे को प्रेसिडेंट बनना है तो मेरे को क्या क्या होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, तो पहली बात तो है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। पहला पॉइंट तो यही है कि बाहर की कंट्री का कोई नहीं बनेगा प्रेसिडेंट। दूसरा पॉइंट ये है कि उसकी एज 35 या 35 से ऊपर होनी चाहिए, ओके। और तीसरा पॉइंट ये है कि ही शुड नॉट बी दी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है कि ही शुड नॉट बी होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब है कि वो किसी भी एक तरह से आप कह सकते हो गवर्नमेंट जॉब पे नहीं होना चाहिए, वो प्रेसिडेंट ही रह सकता है और किसी गवर्नमेंट जॉब पे नहीं हो सकता वो, ठीक है।
ये सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया। और तीसरा है कि ही शुड नॉट बी बैंकरप्ट। अच्छा जी, बैंकरप्ट का मतलब क्या होता है? हिंदी में इसको बोलते हैं दिवालिया। अच्छा जी, दिवालिया का क्या मतलब होता है सर जी? आप तो वर्ड पे वर्ड फेंके जा रहे हो, बस मतलब तो बता दो। देखो, बैंकरप्ट का मतलब क्या होता है? जब कोई पर्सन बैंकरप्ट हो जाता है ना, तो वो कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट साइन नहीं कर सकता, उसकी अथॉरिटी खत्म हो जाती है। ठीक है, मान लो मैं बैंकरप्ट हो जाऊं ना, तो मैं कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट साइन नहीं कर सकता, वो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अगर मान लो प्रेसिडेंट भी, क्योंकि आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि बड़ी बड़ी जो ट्रीटी साइन होती है ना, वो प्रेसिडेंट के नाम से ही होती है। तो अगर वो बैंकरप्ट होगा तो फिर तो वो कोई मायने नहीं रहेगी उसकी, बड़ी बड़ी जो ट्रीटी होती है। तो इसलिए एक और पॉइंट है कि प्रेसिडेंट का बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए प्रेसिडेंट। ठीक है, ये कुछ बेसिक है, ये बेसिक हमारी क्वालिफिकेशन है प्रेसिडेंट बनने के लिए, तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ दी प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव। इंडिया में प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जा सकता है? ठीक है, और डिप्यूटी प्रेसिडेंट को कैसे हटा सकते हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट को कैसे हटा सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, पर मेरी बात पहले अच्छे से सुनो। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि प्रेसिडेंट को अपॉइंट कैसे किया जाता है, हटाने से पहले अपॉइंट कैसे किया जाता है, ये भी देख लो। तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, ठीक है, यानी स्टेट लेजिस्लेचर, इन तीनों में वोटिंग होती है, और जिसको वोट मिलते हैं वो प्रेसिडेंट बनता है। ठीक है, और प्रेसिडेंट का क्राइटेरिया कि प्रेसिडेंट के लिए क्या क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो मैं ऊपर वाले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। ठीक है, तो इनमें वोटिंग होती है और तब जाके हमारा प्रेसिडेंट चुना जाता है। अच्छा ठीक है सर, समझ आ गया। अब वाइस प्रेसिडेंट कैसे चुना जाता है, वाइस प्रेसिडेंट का भी बता दो। ठीक है जी, वाइस प्रेसिडेंट का भी सुन लो। वाइस प्रेसिडेंट में ये जो स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं ना, इसकी वोटिंग मायने नहीं होती, सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा में वोटिंग होती है और फिर वाइस प्रेसिडेंट चुना जाता है। ओके जी, क्लियर है, कोई दिक्कत? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लोकसभा, राज्यसभा और जो स्टेट असेंबली या स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं उनके अंदर सब इलेक्शन होता है, और सबकी वोटिंग जिसको ज्यादा होती है उसको वही प्रेसिडेंट बनता है। और वाइस प्रेसिडेंट में अलग होता है, वो सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के अंदर इलेक्शन होता है। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हो। अब जी हटता कैसे है सर जी? अब ये भी बता दो कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है उनको हटाने की क्या प्रोसेस है। देखो, हटाने की प्रोसेस जो है वो बहुत ही टफ है। ठीक है, टफ का मतलब क्या है मैं आपको बता दूं, उसमें होता है इम्पीचमेंट। ये एक वर्ड लिखा है, देखो, अंडरलाइन कर देना इसको, एग्जाम में बहुत अच्छे से अंडरलाइन साफ साफ दिखना चाहिए टीचर को। जहां भी लिखा हो कि प्रेसिडेंट को कैसे रिमूव करना, और अगर आपने इम्पीचमेंट वर्ड नहीं लिखा तो समझो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। इम्पीचमेंट वर्ड जरूर लिखना है। अब देखो होता क्या है, मान लो अगर लगे कि यार प्रेसिडेंट ने कुछ गलत काम कर दिया है, बहुत ही गलत काम कर दिया है, तो क्या किया जाता है कि एक हाउस के अंदर से एक मतलब पहले तो एक जैसे कि लोकसभा के अंदर से एक बिल पेश किया जाएगा, और 14 दिन दिए जाएंगे किसको? हमारे प्रेसिडेंट को, कि अगर उसने कोई भी गलत काम किया है तो अपनी सफाई दे कि जी क्यों किया है। कोई भी हो सकता है, वो कोई भी गलत काम हो सकता है, अब यहाँ पर उसके बारे में बात नहीं करेंगे क्या गलत काम, कुछ भी गलत काम हो सकता है जो कि मान लो कि अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हो या कुछ भी ऐसा काम हो। तो अब क्या होता है, 14 दिन का नोटिस दिया जाता है प्रेसिडेंट को कि भैया बताओ क्या है क्या नहीं है। और जब ऐसा वो नहीं बता पाता तो क्या किया जाता है कि लोकसभा में वोटिंग होती है, और 2/3 मेजोरिटी के साथ, अगर 2/3 मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर यानी लोकसभा बोल देते कि हाँ जी हटा दो, प्रेसिडेंट ने जो काम किया वो गलत है, उनपे इम्पीचमेंट चलाया जाना चाहिए और उनको अपना ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा, अपना ऑफिस खाली करना पड़ेगा और प्रेसिडेंट की पोस्ट छोड़नी पड़ेगी। तो अगर 2/3 यानी 66% वोट आते हैं इस फेवर में कि चीज को हटा देना चाहिए, तो फिर राज्यसभा में जाता है, फिर वोटिंग होती है और फिर वो पूरे के पूरे हट जाते हैं। ठीक है, और उनको इम्पीचमेंट दिया जाता है और उनको अपना ऑफिस खाली करना पड़ता है, इसी को कहते हैं इम्पीचमेंट। आंसर डिट्टो लर्न कर लेना, ठीक है, रीड करने की जरूरत है। तो इसमें बोल रखा है कि प्रेसिडेंट का टाइम पीरियड जो होता है, टेन्यूर जो होता है 5 सालों का होता है, बट इनको पहले भी रिमूव किया जा सकता है इम्पीचमेंट के मेथड से। जिसमें क्या होता है कि अगर मान लो उन पे कोई चार्ज मतलब कोई भी चेंज वगैरह करना हो तो पार्लियामेंट के अंदर एग्जामिन किया जाता है पहले तो, कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। इन दी सेकंड हाउस ऑफ पार्लियामेंट, सेकंड हाउस यानी लोकसभा। लोकसभा में बातचीत होती है कि भैया क्या करना है क्या नहीं करना, बातचीत होती है इसके बारे में, और प्रेसिडेंट को 14 दिन का समय दिया जाता है कि बताओ जी क्या किया है आपने और क्यों किया है। अगर फिर वो नहीं दे पाता जवाब, सही सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे पाता, तो फिर इस पर 2/3 मेजोरिटी के साथ इंपीचमेंट होता है। अगर 2/3 मेजोरिटी के लोग एग्री कर जाते हैं कि जी हटा दो, तो हटा दिया जाता है, उनको ऑफिस अपना वेकेट करना पड़ता है। ठीक है, मान लो सर प्रेसिडेंट का टाइम 5 साल का होता है, ठीक है, उनको 4 साल में हटा दिया, तो प्रेसिडेंट तो सर एक ऐसी पोस्ट होती है जो कभी खाली नहीं रहती, तो कौन बनेगा सर प्रेसिडेंट? अरे बनाया तो था हमने, वाइस प्रेसिडेंट को बनाया था ना बीच में। जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जब तक न्यू प्रेसिडेंट नहीं चुना जाता तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो उस पोस्ट पे बैठते हैं। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको पता चल गई हो, क्लियर हो गई हो ये। ठीक है, चलो जी, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बेसिकली आपको पता चला मेन काम यही होता है कि मान लो प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए,
या प्रेसिडेंट रिजाइन कर दे या इम्पीचमेंट चले, तो उस टाइम जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो उनकी पोस्ट संभाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पेशल पावर ऑफ प्रेसिडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम में सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रेसिडेंट की पावर बताओ, कि प्रेसिडेंट की पावर क्या क्या होती है। ठीक है, मैं एक सेकेंड रुको, इसमें भी आपको देख लेता हूँ कि मैंने प्रेसिडेंट की पावर के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट और थे, वो मैंने लिखे हुए या नहीं लिखे हुए। चलो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ कि प्रेसिडेंट के पास 3 इंपॉर्टेंट पावर और कौन कौन सी होती है। ये पावर तो होती है, बट 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको एग्जाम में लिख कर आने हैं। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी। बुक की पीडीएफ मैंने ओपन कर रखी है, जैसे कि आपको पता है, और मैं सीधा इसमें पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी बता दूंगा। अब पहला पॉइंट तो ये है कि जो प्रेसिडेंट होता है ना, वही अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को, शपथ वगैरह दिलवाने का काम होता है। और अगर कभी गठबंधन की सरकार बने, कोलिजन गवर्नमेंट बने ना, तो हमारे प्रेसिडेंट का बहुत बड़ा रोल बन जाता है। क्यों? क्योंकि कोई अगर मेंबर वगैरह कहता है या मिनिस्टर वगैरह कहता है कि मेरे पास मेजोरिटी है, मेरे को आप प्राइम मिनिस्टर बनाओ, तो प्रेसिडेंट देखता है कि यार किसके पास मेजोरिटी है, चेक करवाता है और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर चुनता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट काम है कि ही मेक ऑल इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, ऑल इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, जैसे कि गवर्नर को चुनना, चेयरमैन को चुनना, इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन को चुनना, ये सारे के सारे काम जो होते हैं वो हमारे प्रेसिडेंट के ही होते हैं। ठीक है, 9-10 में पढ़ा होगा आपने। और ही इम्प्लीमेंट द लॉ एंड द पॉलिसी। मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी लॉ बनता है, जो कि हमने क्लास चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था, तो कोई भी लॉ बनता है तो उसको लोकसभा और राज्यसभा से पास करवाना पड़ता है, उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट साइन करता है। अगर उसने साइन नहीं किया तब तक वो बिल ही रहेगा, तो तब तक वो लॉ नहीं बनेगा। ठीक है, चलो, यानी मैं आपको बता दूं लेजिस्लेचर के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सारे चैप्टर के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अपलोड कर रहा हूँ, सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो चेक कर लेना। नेक्स्ट है कि ही अपॉइंटेड हाई कमीशन, एम्बेसडर, रिसीव द क्रेडेंशियल ऑफ द फॉरेन डिग्नेटरीज, और ही रिप्रेजेंट इंडिया अब्रॉड। तो ये सारे के सारे पॉइंट है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी के सुप्रीम कमांडर होते हैं ये हमारे प्रेसिडेंट। और ही डिक्लेयर वॉर एंड पीस, वॉर और पीस को डिक्लेयर करना इनका काम होता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं करते। और ही हैज राइट टू इन्फॉर्म्ड एंड टू बी कंसल्टेड। अब ये सुनना, एग्जाम में कौन कौन से पॉइंट आप लिख सकते हो। पहला पॉइंट लिख सकते हो, दूसरा पॉइंट लिख सकते हो, तीसरा पॉइंट लिख सकते हो, चौथा पॉइंट वही है अपॉइंट वगैरह करना, पांचवा पॉइंट लिख देना, छठा पॉइंट लिख देना, सातवां पॉइंट लिख देना। अब सातवां पॉइंट है क्या कि ही हैज राइट टू बी इन्फॉर्म्ड और टू बी कंसल्टेड। मैं आपको बता दूं कि जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना, और जो भी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, जैसे फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ये सारे के सारे क्या करते हैं, ये हमारे प्रेसिडेंट को कंसल्ट यानी सलाह भी देते हैं और साथ में इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं। मान लो कोई भी घटना हो जाती है तो सबसे पहले भागते हुए प्रेसिडेंट के पास जाया जाता है, मतलब पहले तो हो जाती है सारी की सारी चीजें, फिर प्रेसिडेंट के पास जाया जाता है, उनको बताया जाता है कि सर ये हो रहा है, ये करना है हमको। ठीक है, बट ऑल्दो प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर नहीं होती कि वो अपना कोई सजेशन दे, मतलब ज्यादा चीजें नहीं होती उनकी, मैं आपको बता दूं, बट हाँ उनको बताना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर प्रेसिडेंट तो नाम के होते हैं, पावर तो हमारे पास इंडिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, बात सही है, बट पावर राष्ट्रपति के पास भी होती है, यानी प्रेसिडेंट के पास भी होती है। उनको इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बताना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो ये बात समझ आ गई। अब एक और पॉइंट और बता देता हूँ, 8वां पॉइंट, और 8वां 9वां और 10वां पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने या प्राइम मिनिस्टर ने जो उनको राय दी है, जो उनको कंसल्ट मतलब एक तरह से प्रोवाइड करा है, कंसल्टेंट मतलब एक तरह से कह सकते हो कि कंसल्टेंसी एजेंसी की तरह काम करा है, जो प्राइम मिनिस्टर ने या जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने अगर उनको कोई राय दी है, तो राष्ट्रपति की मर्जी होती है कि उन राय को वो सुने या ना सुने। ठीक है, वो चाहे तो उन राय को छोड़ भी सकता है। अगर मान लो मैंने बोला, मैं डिफेंस मिनिस्टर हूँ, मैं मान लो मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं राष्ट्रपति को बोलता हूँ कि ये बोलो, अब राष्ट्रपति की मर्जी है कि वो उसको अपनाए या ना अपनाए, और यही लिखा हुआ है हमारे आर्टिकल 74 के अंदर। मैं दिखाता हूँ आपको, आई होप मैंने सही बोला हो, आर्टिकल 74। ठीक है, पहले तो वो बताना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जस्ट अ सेकेंड। कहाँ गए यार आर्टिकल हाँ ये रहा, आर्टिकल 74, सही बोला था मैंने। तो आर्टिकल 74 में देखो क्या लिखा हुआ है, आपको एग्जाम में अलग से भी आ सकता है कि एक्सप्लेन आर्टिकल 74, इसलिए मैंने देखो इस क्वेश्चन से कोरिलेट करते हुए बता दी, आपको आर्टिकल 74 भी आ सकता है। और एक चैप्टर में ज्यादा नहीं, 2-3 आर्टिकल होंगे ज्यादा से ज्यादा, इस चैप्टर में तो एक ही है, कर लेना यार इसको प्लीज, विनती है हाथ जोड़ के।
तो अब है क्या, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड ऑफ द टू एड एंड द एडवाइस टू द प्रेसिडेंट हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ द फंक्शन एक्ट एज द अकॉर्डेंस विद द सच एडवाइस। मैं आपको बता दूं इसमें ये लिखा हुआ है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है और प्राइम मिनिस्टर उनको हेड करता है, जैसे कि अलग अलग आपको पता है ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर, ये मिनिस्टर, वो मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, वुमेन, ये सारे के सारे जो होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, इनको हेड करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। और ये क्या करते हैं, एक तरह से सलाह देने का काम जो होता है ना, सलाह देने का काम और इन्फॉर्मेशन देने का काम करते हैं। ये प्रेसिडेंट को सलाह भी देते हैं, इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। ऑल दो देखो नीचे लिखा हुआ है कि प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंट मे रिक्वायर दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर सच एडवाइस। अगर मान लो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, किसी भी मिनिस्टर ने अगर हमारे राष्ट्रपति को कोई ऐसी राय दी है जो उनको अच्छी नहीं लगी, तो वो उनको बोल सकता है कि दोबारा सोच लो, मेरे को लगता है आप ये बात गलत बोल रहे हो, तो ऐसे लौटा भी सकता है। ठीक है जी, क्लियर हो गया? ओके, चलो ये बात आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं ना, उनके पास एक पावर होती है, दैट इज विटो पावर। विटो पावर मैं आपको दिखा देता हूँ, विटो पावर क्या होती है। विटो पावर का मतलब क्या होता है, मैं इसमें से ही समझाता हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि फिर आपको रहेगा कि सर एग्जाम में क्या लिख कर आना है, तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ही ना रहे। ठीक है, हाँ ये लिखा हुआ, ठीक है, मैं इसको यहाँ से करता हूँ। देखो, सेकेंडली द प्रेसिडेंट ऑल्सो हैव द विटो पावर बाय विच ही कैन withhold or refuse to give the assent to the bill or other than money bill passed by the parliament। इसका मतलब क्या है कि अगर प्रेसिडेंट चाहे तो, जैसे कि मान लो मैंने आपको बताया लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है कि सर जी साइन कर दो, इस बिल को लॉ बनाना है। पहले से बोलता है नहीं कर रहा यार, मेरे को सही नहीं लग रहा है ये बिल, मेरे को सही नहीं लग रहा, आप एक काम करो उसको वापस ले जाओ, पार्लियामेंट में डिस्कस करो, फिर वापस लेकर आना मेरे पास। ऐसे कर सकता है, नहीं वेटो पावर है, मना भी कर सकता है। मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति मना भी कर सकता है और विद होल्ड मतलब उसको थोड़े टाइम के लिए अपने पास भी रख सकता है। अगर आपको राष्ट्रपति को लगे या प्रेसिडेंट को लगे कि यार ये सही टाइम नहीं है इस बिल के आने का, तो राष्ट्रपति अपने पास भी रख सकता है और मना भी कर सकता है एसेंट देने से। मनी बिल के अलावा पैसे से रिलेटेड, मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 में हमने देखा था कि मनी बिल और नॉन मनी बिल होते हैं, तो पैसे से रिलेटेड जो बिल होते हैं ना, उन पे प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर नहीं होती। अदर देन मनी बिल, प्रेसिडेंट के पास पावर, विटो पावर होती है कि वो उनको लटा सके कि जी हाँ वापस सोच लो, मैं इस पे साइन अभी नहीं कर सकता, मेरे को लगता है ये टाइम सही नहीं है इस लॉ के आने का। ठीक है, चलो, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। और जैसे कि ये 10th वाला पॉइंट है, वो तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि राष्ट्रपति क्या करता है, अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है, और ये स्पेशल पावर होती है। स्पेशल पावर क्यों होती है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ लाइक कैसे, ये देखो ये लिखा, जो थर्ड काइंड ऑफ पावर होती है ये तब आती है जब एक पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस बन जाए। इसका मतलब क्या है कि मान लो कि एक ऐसी सिचुएशन बन जाए जब कोई पर्टिकुलर पार्टी ना जीते और लोकसभा में आप कह सकते हो कि कोलिजन गवर्नमेंट बने, तो फिर राष्ट्रपति देखता है यार कौन ऐसी पार्टी है जो बोल रही है कि हाँ हमको मेजोरिटी मिली हुई है, तो राष्ट्रपति चेक करता है और फिर उसको प्रेसिडेंट बनाता है, प्राइम मिनिस्टर बनाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट चेक करके प्राइम मिनिस्टर उन्हीं को बनाता है जिनके पास मेजोरिटी हो। तो जब कोलिजन गवर्नमेंट आती है ना, कोई बोलता है मेरे पास मेजोरिटी है, मेरे को प्राइम मिनिस्टर बनाओ, कोई बोलता है मेरे पास मेजोरिटी है, तो राष्ट्रपति चेक करता है कि जी है किसके पास एक्चुअल में मेजोरिटी, किसने 272 सीटों का रिकॉर्ड क्लियर किया या कितने बंदों को अपने साथ लेकर आया है, तब जाकर वो प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डोंट वरी, डरने की जरूरत नहीं है। ये वाले जो मैं आपको 3 पॉइंट मैंने आपको बताया, सर आप बोलोगे सर आपने तो बोल दिए, ठीक है, हमको तो लिखने पड़ेंगे, आप लिख कर भी तो दो हमको। डोंट वरी, वैसे तो मैंने अंडरलाइन करवा दिया, बट मैं इसको जब पीडीएफ डालूंगा ना तो ये मैं एडिट कर दूंगा। ठीक है, चलो अब मैंने बात यह है कि मैंने इसको एडिट कर दिया था, बट ये मैंने गलत पीडीएफ खोल ली शायद, जिसके अंदर ये 3 पॉइंट वाले नहीं हो, क्योंकि मैंने 3 पॉइंट बाद में ऐड किए थे। तो अब मैं इसको सर्च करूंगा और ढूंढ दूंगा आपके लिए। डोंट वरी, मैं टेलीग्राम चैनल पे जब डालूंगा तो अच्छे से चेक करके डालूंगा कि बिल्कुल वही वाली पीडीएफ हो, ठीक है, जिसमें 3 पॉइंट एडिट हो। नेक्स्ट है कि राइट द मेन फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। सर प्राइम मिनिस्टर के बारे में बता दो कि प्राइम मिनिस्टर के मेन काम क्या होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट, कैबिनेट का मतलब होता है डिफेंस मिनिस्टर, ये मिनिस्टर वो मिनिस्टर, इनको चुनने का काम इनका होता है। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पोर्टफोलियो अमंग द मिनिस्टर, यानी अलग अलग मिनिस्टर को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपते हैं, जैसे कि किसी को कोल मिनिस्टर बनाता है, किसी को टूरिज्म मिनिस्टर बनाते हैं, किसी को कल्चर मिनिस्टर बनाते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, टू प्रिसाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द कैबिनेट, मीटिंग ऑफ जो कैबिनेट की मीटिंग होती है उसको हेड करने का काम होता है इनका। डिफरेंट डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेट करते हैं, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर, और मान लो डिफेंस मिनिस्टर में पैसों को लेकर कोई दिक्कत हो गई, डिफेंस मिनिस्टर पैसे मांग रहे हैं कि जी हमें डिफेंस के लिए थोड़े ज्यादा पैसे चाहिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री मना कर रही है,
तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर आते हैं और बोलते हैं कि जी क्या दिक्कत है, फिर प्राइम मिनिस्टर सॉल्व करते हैं और उनका कहना जो होता है वो ऐड माना जाता है। प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया, ये बोल दिया कि दे दो पैसे या ना दो पैसे, तो वो ऐड होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि टू एक्ट एज एन एडवाइजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ये प्रेसिडेंट को एक तरह से एडवाइस देते हैं और उनको इन्फॉर्म भी करते हैं किसी भी सिचुएशन के बारे में। और टू एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द कैबिनेट एंड द प्रेसिडेंट, कैबिनेट और प्रेसिडेंट के बीच में एक लिंक की तरह भी काम करते हैं वो। ठीक है, और टू एक्ट एज द आर्किटेक्ट ऑफ द फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी में भी एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। आपको पता है ना कि जैसे कि मान लो इस टाइम बीजेपी है, कोविड के आने से पहले मैं आपको बता दूं बहुत सारी अलग अलग देशों के अंदर दौरा किया था। कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं, कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, और हम इसमें कुछ भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें कुछ भी नहीं बोलूंगा। कुछ देखो अच्छी बात भी है, बट कुछ लोगों को ये बुरा भी लगता है कि बाहर जा रहे हैं, इंडिया की कंडीशन ऐसी नहीं है, इंडिया को भी फोकस करना चाहिए, वो भी बात सही है, बट ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये पॉइंट मैंने इसलिए बताया, ये बताना मोटिव था कि बेसिकली वो आर्किटेक्ट की तरह, फॉरेन पॉलिसी में आर्किटेक्ट की तरह एक तरह से रोल निभाते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल होता है। आपको पता है जैसे इंडिया को उनके प्राइम मिनिस्टर के नाम से जाता है, वेदर जो आप पुराने हमारे प्राइम मिनिस्टर देख लो, जैसे मनमोहन सिंह जी देख लो, उनके नाम से जाना जाता था जब वो थे, इस टाइम मोदी जी के नाम से जाना जाता है। तो फॉरेन पॉलिसी में उनका बहुत बड़ा रोल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक्ट एज दी लीडर ऑफ हाउस। लोकसभा के जो लीडर होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। उसको एक मैं फोटो भी दिखा देता हूँ, एक हमारे नेहरू जी की फोटो बनी हुई है, देखो नेहरू जी सबसे ऊपर होते हैं। तो हाउस ये जो लोकसभा है, राज्यसभा जो भी, उनके जो लीडर होते हैं यही होते हैं, कौन? अपने प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये पहले की फोटो दे रखी है, ये देखो 1954 की फोटो, 22 अगस्त 1954। उस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। नेक्स्ट है कि ही इज एन इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ द पार्टी। मेन पार्टी में कह सकता हूँ, जैसे कि इस टाइम बीजेपी के मेन लीडर है वो। नेक्स्ट है कि ही लीड द कंट्री, कंट्री को लीड करने का काम होता है। सर 10 लिखे, मैं पॉइंट किया 10 लिखे, द आंसर इज नो। 6 लिख देना, मैक्सिमम 6 लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इसके आने से इस पर आने से पहले मैं आपको बता दूं यार कि हमारे इस वाले चैनल को मेन पॉइंट स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल दबा देना और उस पर ऑल पे कर देना। ठीक है, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात यह है कि मैं क्लास 12 के लिए भी मैंने नोट्स बना रखे हैं। मैं आपको बता दूं क्लास 12 के लिए मैंने नोट्स पूरे के पूरे बना रखे हैं। बस ये है कि वीडियो अपलोड करनी है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्लास 10 में बिल्कुल धमाका मचाना है। और ये जो हमारे डिफरेंट चैनल है जैसे मेन पॉइंट टेक, मैं आपको दिखा दूं इस चैनल पे सिर्फ मैंने 29 वीडियो अपलोड कर रखी है, सिर्फ और सिर्फ 29 वीडियो अपलोड कर रखी है और इस पे 11,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो भी वीडियो मैंने डाल रखी है ना, वो डाल रखी है उन बच्चों के लिए जो बच्चे अर्न करना चाहते हैं। स्टूडेंट कैसे अर्न कर सकता है, जैसे नोट से आप कैसे पैसे कमा सकते हो, ठीक है, और अलग अलग टाइप की वीडियो, मोबाइल से एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकते हो, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें, क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक मार्केट, मैंने वेबसाइट कैसे बनाई, मैं आपको बताऊं, मैंने एक वेबसाइट भी बनाई है। ठीक है, मैं दिखाऊंगा आपको वेबसाइट अभी, तो वो कैसे बनाई है, वो सारी की सारी और एकदम फ्री बनाई है। कैसे बनाई है वो मैं आपको बताऊंगा, इस वाले चैनल पे बता चुका हूँ, तो वीडियो देख लेना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेन पॉइंट गेमिंग पे कभी मन करे तो आ जाना, वैसे मैं इस पर बहुत कम वीडियो डालता हूँ, देखो 4 महीने हो गए, ठीक है, एग्जाम वगैरह चल रहे हैं तो उस पर ज़्यादा फोकस है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर गेम वगैरह खेलनी हो मेरे साथ फ्री फायर, तो इस वीडियो पे क्लिक करोगे, डिस्क्रिप्शन चेक करोगे ना, तो वहाँ पर मेरी फ्री फायर की आईडी दे रखी होगी, तो मेरे को भेज देना रिक्वेस्ट, गेम खेलेंगे दोनों मिलके। और ये मेरा ब्लॉगिंग चैनल है, किसी को सब्सक्राइब करो ना करो कोई दिक्कत नहीं, मन करे तो देख लेना, ना करे तो नहीं। बट हाँ, मेन पॉइंट टेक पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, मेन पॉइंट स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि क्लास 12 का मटेरियल मैं डालूंगा, ठीक है, क्लास 11 खत्म होने के बाद। और मेन पॉइंट टेक को इसलिए कर लेना क्योंकि चलो सब्सक्राइब भी ना करो तो कोई बात नहीं यार, बट इसकी वीडियो देखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अभी तक मैं आपको बता दूं मैंने इस चैनल को मोनेटाइज तक नहीं किया, ये चैनल मोनेटाइज भी नहीं है अभी तक, ठीक है, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं, मैं इस पर वीडियो तभी डालता हूँ जब मेरे को लगता है कि जी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये चीज जो है इनकम का सोर्स मेरे को बाकियों की बताना चाहिए ताकि वो भी अर्न कर सके। अब आते हैं जी अपने क्वेश्चन पे, ठीक है, माफी चाहूंगा कुछ ज्यादा टाइम ले लिया हो तो, बट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है जी अपना कि डिफरेंस बिटवीन द पॉलिटिकल एंड द परमानेंट एग्जीक्यूटिव। वो पहले क्वेश्चन में मैंने ये चीज आपको बताई थी, पॉलिटिकल और परमानेंट एग्जीक्यूटिव में डिफरेंस। सर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, बात मैं आपको बता चुका। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं, जिनको लोग चुनते हैं। तो पहला पॉइंट ये लिखा है कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव या एग्जीक्यूटिव हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड आर कॉल्ड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। वो लोग जिनको वोट देकर चुनते हैं और जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, काउंसिल मिनिस्टर 5 साल के लिए होते हैं, तो ये हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहलाएंगे। ये जो होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ये जो होते हैं सैलरीड पे होते हैं, यानी इनको सैलरी मिलती है
और ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, इनको सिविल सर्वेंट भी कहा जाता है, और ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए यानी जब तक ये रिटायर ना हो जाए या किसी वजह से इनकी डेथ ना हो जाए तब तक ये पावर में रहते हैं, ठीक है। पावर में तो कहना मतलब जॉब पे रहते हैं अपनी, ठीक है। आईपीएस आईएएस इसका एग्जाम्पल है, और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के एग्जाम्पल है प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि दे रिमेन इन द ऑफिस ओनली सो लॉन्ग एज दे कमांड द कॉन्फिडेंस ऑफ द मेजॉरिटी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में अभी बीजेपी के पीएम है ना, हमारे जो पीएम है उनका नाम नरेंद्र मोदी जी है, वो किसके हैं, बीजेपी के हैं। और वो क्यों है, क्योंकि हमारे लोकसभा के अंदर ज्यादा जो मेंबर है ना वो बीजेपी के है। अगर लेट्स एज्यूम के बाद में इलेक्शन होता है और किसी और पार्टी के, मान लो लेट्स एज्यूम कांग्रेस के ज्यादा मेंबर आ जाते हैं, ठीक है, कांग्रेस के ज्यादा मेंबर बन जाते हैं, कांग्रेस के ज्यादा मेंबर लोकसभा में बैठते हैं, तो फिर कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे, ठीक है ये। बट इसका बट अगर परमानेंट एग्जीक्यूटिव की बात करें तो इनको कोई लेना देना नहीं है कौन सी गवर्नमेंट आ रही है कौन सी नहीं आ रही, ये चेंज नहीं होते। एक बार आप आईपीएस या आईएएस बन गए तो आप तब तक रहते हो जब तक, मतलब कभी तक रहते हो, ऐसे कोई पर्टिकुलर नहीं होता कि सिर्फ ये सरकार के ये बनेंगे, ये सरकार के ये एग्जीक्यूटिव होंगे परमानेंट, ये इस सरकार के ये आईएएस, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है कि दे आर आंसरेबल टू दी पीपल। इसका मतलब क्या है कि एक्चुअल में कोई भी पॉलिसी वगैरह बनती है ना तो जवाब इन्हीं को देना पड़ता है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को। अगर मान लो कोई पॉलिसी बनती है, लेट्स मैं आपको बता दूं, मान लो फाइनेंस मिनिस्टर ने बिटकॉइन से रिलेटेड कोई पॉलिसी बनाई, तो मान लो अगर वो पॉलिसी जो है लोगों को अच्छी नहीं आई ना, अच्छी नहीं लगी या लोगों के कुछ सवाल हुए, तो जवाब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ही देंगे या देंगी। इस टाइम निर्मला सीतारमन है तो निर्मला सीतारमन जी को ही सारे जवाब देने पड़ेंगे, है ना। तो इन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बट हाँ, पॉलिसी बनाने में सबसे बड़ा रोल जो होता है, मैं आपको बता दूं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव का भी होता है, ठीक है। और ये आंसरेबल नहीं होते। आप अपने डिफेंस मिनिस्टर से, आप अपने फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ये मिनिस्टर, वो मिनिस्टर, हर टाइप के मिनिस्टर से सवाल पूछ सकते हो, बट आईपीएस आईएएस जो होते हैं वो अकाउंटेबल नहीं होते। आप नहीं पूछ सकते उनसे, नॉर्मल पीपल नहीं पूछ सकते। ये जरूर पूछ सकते हैं कि हाँ जी बताओ आपने पॉलिसी वगैरह बनाई थी, इसमें दिक्कत है, ये सारी की सारी चीजें। बट एक नॉर्मल पर्सन आईपीएस आईएएस से, यानी मैं आपको बोल दूं परमानेंट एग्जीक्यूटिव से सवाल नहीं कर सकता, ओके। नेक्स्ट है कि दे आर मोर पावरफुल। ऑब्वियसली बात है, जो हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं वो ज्यादा पावरफुल होते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर, ये मिनिस्टर, वो मिनिस्टर, सारे मिनिस्टर जो होते हैं वो ज्यादा पावरफुल होते हैं, बट इनके पास थोड़ी लेस पावर होती है। ये सिर्फ क्या करते हैं, एक तरह से डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, और ये एक तरह से एडवाइस करने का काम करते हैं किनको, इनको, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को, ठीक है। अच्छा जी, हमारे सिविल सर्विस होते हैं जो यूपीएससी की फुल फॉर्म बताना है यार, नीचे डिस्क्रिप्शन में यूपीएससी की फुल फॉर्म मेरे को बताओ, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आ सकती है। और यूपीएससी के अंदर 3 सिविल सर्विसेज के अंदर 3 आते हैं, एक ऑल इंडिया सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस में आईएएस आईपीएस वगैरह आता है, एक सेंट्रल सर्विस जिसमें आईएफएस या आईसीएस होता है, जैसे कि आईसीएस में हमारे इंडियन कस्टम सर्विस होता है, कस्टम वगैरह जो होता है ना, और इंडियन फॉरेन सर्विस में हमारे फॉरेन मिनिस्टर, सॉरी, जो आप कह सकते हो कि फॉरेन सर्विस में हमारे जो एम्बेसी के लोग होते हैं ना, जो इंडियन एम्बेसी के, वो यहीं से चुने जाते हैं, ठीक है, ओके। आईआरएस या आईएफएस जिनको कहा जाता है। और ये स्टेट सर्विस में जैसे कि प्रोविंशियल जो हमारी सिविल सर्विसेज होती है, एसएससी कह सकते हो आप, है ना, ये सारे के सारे इसके अंदर होते हैं, ठीक है जी। आई होप सारे के सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हो। खत्म नहीं हुई है वीडियो, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं और बाकी क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। पहले तो आ जाते हैं जी कुछ पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन पे, ठीक है। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, ये आर्टिकल समझा दिया था मैंने, ठीक है। अच्छा, एक और चीज बता दूं, ठीक है दोस्तों, एक चीज और बता दूं मैं आपको कि ये सारे के सारे क्वेश्चन तो करने हैं, प्लस एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी करने हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट आते हैं, डोंट वरी, मैं बताऊंगा क्या करना है, सुनो मेरी बात। अब बोलोगे सर एनसीईआरटी के फिर वही क्वेश्चन सारे के सारे करने पड़ेंगे, नहीं, मैं आपको बताता हूँ। बट पहले पिक्चर बेस देख लेते हैं। ये पिक्चर बेस इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का दे रखा है, ठीक, हाँ ओके, अच्छी बात है, याद आ गया मेरे को। 2 चीजें मैं आपको बताता हूँ। एक तो मैंने आपको याद है ना, मैंने वाइस प्रेसिडेंट के बारे में आपको बता दिया था कि वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं उनको कौन चुनता है, उनको लोकसभा राज्यसभा में वोटिंग होती है तो चुना जाता है। और बेसिकली इनकी पावर तब इंपॉर्टेंट रहती है जब मान लो प्रेसिडेंट वगैरह को हटा दिया जाए या हट जाए, उनकी डेथ हो जाए। ऐसी है ना, गवर्नर भी होते हैं, ठीक है, गवर्नर भी होते हैं। गवर्नर कौन होते हैं मैं आपको बताता हूँ। गवर्नर को सेंट्रल गवर्नमेंट चुनती है। लेट्स अज्यूम जैसे इस टाइम बीजेपी है, लेट्स अज्यूम का मतलब इस टाइम बीजेपी है, तो बीजेपी ही पावर में है सेंटर के अंदर, तो बीजेपी ही अलग अलग स्टेट के गवर्नर को चुनती है, ठीक है। जैसे कि यूपी के गवर्नर बीजेपी, मतलब बीजेपी ने चुने हैं,
पंजाब के गवर्नर बीजेपी ने चुने, अलग अलग पार्टी के गवर्नर जो होते, मतलब अलग अलग स्टेट के गवर्नर जो होते हैं वो बीजेपी मतलब इस टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट चुनती है, ठीक है। देखो मैं किसी पार्टी का नाम इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो, है ना। तो अब देखो, अब बात ये है ना, उस टाइम तब तो सही रहता है जब स्टेट में भी सेम गवर्नमेंट हो, जैसे कि मान लो बीजेपी की गवर्नमेंट सेंटर के अंदर है और हमारे यूपी के अंदर भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, ठीक है। योगी जी जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट सॉरी सीएम है, सॉरी सीएम है वो, ठीक है। तो लेट्स अज्यूम कि बीजेपी के पीएम है और उन्होंने गवर्नर चुना जो बीजेपी को थोड़ा बहुत फेवर करते हैं, हमेशा नहीं बट एक तरह से आप कह सकते हो, और सीएम जो है वो भी बीजेपी के, तब तो बड़ी बढ़िया ट्यूनिंग बनेगी, है ना, सब कुछ काम बहुत प्यार से हो जाएगा। और इस केस में गवर्नर जो है उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम तब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब सीएम जो हो वो सेम पार्टी के ना हो। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, वेस्ट बंगाल के गवर्नर को बहुत प्रॉब्लम आती है, ठीक है। ओके, कैसे? रियली सॉरी, ठीक है, आप मेरी आवाज़ सुन के पता लगेगा होगा कि मेरे को बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा है, ठीक है। आई एम रियली सॉरी अगर मेरी वॉइस आपको थोड़ी सी ख़राब लग रही हो तो, ठीक है, बट वीडियो बनाना इंपॉर्टेंट है यार, एग्जाम है आपके। देखो, तो इन वेस्ट बंगाल में जो गवर्नर होते हैं उनका काम कैसे टफ हो जाता है। देखो, जैसे कि बीजेपी ने चुना वेस्ट बंगाल के गवर्नर को, ठीक है। वेस्ट बंगाल में इस टाइम जो सीएम है उनका नाम क्या है? ममता बनर्जी जी, ठीक है। तो जो ममता बनर्जी जी जो है, अब वो कौन सी पार्टी के? टीएमसी की। आई होप ये बात आपको पता हो, चैप्टर नंबर 6 के भी चलो क्लास 10th में आपने पढ़ा हो। तो टीएमसी और बीजेपी अलग अलग पार्टी है। तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर है उनके लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है क्योंकि वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते। बेसिकली गवर्नर का काम यही होता है कि एक तरह से आप कह सकते हो कोऑर्डिनेशन बैठाना सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में, और वो अच्छे से नहीं बैठा पाते क्योंकि कहीं ना कहीं कभी कभार स्टेट गवर्नमेंट को सेंटर से दिक्कत रहती है और सेंटर को स्टेट से दिक्कत रहती है। तो यहाँ गवर्नर का काम जो होता है बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सेम पार्टी में तो सही रहता है बट गवर्नर का काम सेंटर, मतलब जब अलग अलग पार्टी होती है सेंटर स्टेट में, तब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। आई होप ये बात आपको पता चल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये एक पिक्चर है जिसमें ना ये एक आप कह सकते हो लीडर हैं पार्टी के, मतलब ये एक पॉलिटिकल लीडर हैं, ये प्राइम मिनिस्टर की इस तरह दिखा रखा है, मेरे ख्याल चाचा नेहरू जी जो हैं उनको दिखा रखा है। तो ये नेहरू जी को ये मंत्री बोलते, ये नेहरू जी बोलते हैं मंत्री को, एक बात बताओ कि सिर्फ आपको क्या पोस्ट ही चाहिए? ये है ना, ये जो हमारे लीड, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है, अब शायद आपको अच्छे से दिखे क्या लिखा हुआ है। इज दैट ऑल मैटर्स द पोर्टफोलियो, मतलब ये बोल रहे हैं कि आप जैसे इनको है ना, मान लो इनको कोई पोस्ट नहीं दी, यानी इनको फाइनेंस मिनिस्टर, ये मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर ये नहीं बनाया, तो गुस्सा हो रहे हैं। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं इनको कि क्या आपके लिए सिर्फ पोर्टफोलियो मैटर करता है? इसके अलावा और भी तो चीज़ें, बंगला है, शौहरत है, ये सारी चीज़ें मिल रही है, सर्वेंट मिल रहे हैं आपको, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉरेन ट्रिप आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये बता रखा है कि इसमें कि पावर के लिए थोड़ा भाग दौड़ रहती है पॉलिटिकल पार्टीज में, यहाँ आप कह सकते हो लीडर में जो जीत जाते हैं उसके बाद। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। 2003 के अंदर है ना एक अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, 91st अमेंडमेंट हुआ था। पहले क्या होते थे 2003 से पहले, जब कोई प्राइम मिनिस्टर बनते थे ना तो वो क्या करते थे, वो झड़ी लगा देते थे। झड़ी किस चीज़ की लगाते थे? मिनिस्टर की। कौन कौन से मिनिस्टर? डिफेंस मिनिस्टर, ये मिनिस्टर, कोयला मिनिस्टर, कपड़ा मिनिस्टर, है ना, अलग अलग मिनिस्टर बना देते सबको, सारे पार्टी के हर बंदे को खुश करने के लिए। बट इसमें दिक्कत ये थी कि जी सारे मिनिस्टर बन जाएंगे ऐसे तो, है ना। तो इसलिए ना एक रूल आया जिसमें 2003 में ये बोला गया कि जितने 543 आपको पता है लोकसभा में मेंबर है और राज्यसभा में 250 होते हैं मैक्सिमम है, तो इसके 15% से ज्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं होंगे। यानी आपको जितनी भी, मान लो 15% कितने होगा? ऑलमोस्ट 70 होगा ना, ऑलमोस्ट मोटा मोटा 70 मानते हैं। तो 70 से ज्यादा आप मिनिस्ट्री अपॉइंट नहीं कर सकते। आपको कितनी भी मिनिस्ट्री अपॉइंट करनी है ना 70 में, यानी जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री होती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है, कोयला मिनिस्ट्री होती है ना, पेट्रोल मिनिस्ट्री होती है, कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री होती है, आईटी मिनिस्ट्री, ऐसी कितनी भी, सिर्फ 70 रख सकते हो, इससे ज्यादा मिनिस्टर आप नहीं बना सकते। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पिक्चर, ये इतनी इंपॉर्टेंट पिक्चर नहीं है, ठीक है, बस ऐसे दिखा रखा है, बाकी ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। ये देखो यूपीएससी लिखा हुआ है, ओके। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो यूपीएससी होती है बेसिकली यही इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को, मतलब डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। आपने सुना होगा ये जो हमारे कलेक्टर वगैरह जो होते हैं ना, किसी भी जगह के कलेक्टर वगैरह होते हैं, डीएम वगैरह होते हैं, ये सारे के सारे हमारे
IAS IPS ही होते हैं। ठीक है, आई होप ये बात आपको पता चल गई हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, सारी की सारी PDF वगैरह जो भी मैं दे दूंगा, और वेबसाइट में आपको दिखा देता हूँ वेबसाइट कैसे क्या बनाई है मैंने। ठीक है, मेन पॉइंट स्टडी, वैसे आप गूगल पे जाके सिर्फ मेन पॉइंट स्टडी लिखोगे ना तो आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। ठीक है, ये देखो वेबसाइट है, क्लिक करोगे क्लास 11 के भी नोट्स वगैरह ओपन हो जाएंगे। मैंने कुछ, अगर किसी बच्चे के एग्जाम में MCQ आ रहे हैं तो क्लास 11 के भी MCQ डाल रखे हैं, बाकी भी मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो क्लास 11 पे जाओगे तो MCQ वगैरह मिल जाएंगे। ऑल तो देखो ये नोट्स एकदम फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लिक करते ही सब कुछ ओपन हो जाएगा। बट अगर आप सपोर्ट करना चाहो तो कंट्रीब्यूट के बटन से कर सकते हो, और वैसे नहीं कर सकते आप फाइनेंशियली सपोर्ट तो कोई दिक्कत नहीं है यार। इस ऐड पे क्लिक करके जैसे ये ऐड आएगी तो 10-20 सेकंड रुक जाना, वो भी अल्टीमेटली सपोर्ट होगा, क्योंकि अभी तो सर्वर की कॉस्ट में मैनेज कर पा रहा हूँ वेबसाइट की, बट एक टाइम आने पर शायद मैनेज ना कर पाऊँ, इसलिए बात मैं आपसे बोल रहा हूँ। चाहे कितना भी छोटा सपोर्ट हो, कितना भी बड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट सपोर्ट इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, और बाकी अच्छे मार्क्स लाओ यार, इससे बड़ा सपोर्ट कुछ नहीं है, अच्छे मार्क्स लाओ। अच्छा, NCERT के कुछ क्वेश्चन भी बता देता हूँ मैं आपको। 2 क्वेश्चन है NCERT के, एक तो ये वाला, एक ये वाला। पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाई डू यू थिंक इज द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। मैं आपको बता दूं, इसमें ये लिखा गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो एडवाइस देते हैं, क्या प्रेसिडेंट को वो एडवाइस माननी ही पड़ती है? द आंसर इज नो। आर्टिकल 74(1) याद है ना, जिसमें ये बोला गया था कि हाँ, जो एक काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होती है जो प्रेसिडेंट वगैरह को एडवाइस वगैरह करती है, और उनके हेड जो होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के वो होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। बट अगर प्रेसिडेंट चाहे तो वो उनकी सलाह को, एडवाइस को लौटा भी सकते हैं। ओके, और ये बता रखा है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कि कैसे जो है वो लेजिस्लेचर कंट्रोल करता है एग्जीक्यूटिव को। ये हमने चैप्टर नंबर 5 में देख ही लिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वो देख लेना। बाकी अगर फिर भी कोई दिक्कत हो इस चैप्टर से रिलेटेड, या आपको कोई अलग क्वेश्चन भी पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ लेना। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आई होप आपने डिफरेंट चैनल चेकआउट कर लियो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।